हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए, आज का ये हमारा पार्ट 3 है। यानी ये हमारा इससे पहले 2 वीडियो आपके लिए बन चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ऑफिशियल मॉडल सेट का, और पार्ट 2 जो था वो 20 से शॉर्ट क्वेश्चन यानी जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। और ये आपका पार्ट 3 और ये आखिरी वीडियो है ऑफिशियल मॉडल सेट का, जिसमें हम 5 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, 20 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। आज हमारा बारी आता है लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। तो चलिए, इसको हम पहले से ही हैंड राइटिंग में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। तो चलिए, इसको हम लोग समझते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, ये आपका ऑफिशियल मॉडल सेट में उपलब्ध है, आप जाकर उसमें से देख सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर वर्णन करें। यानी कुछ नहीं करना है, दोनों का परिभाषा लिख देना है और एक एक उदाहरण लिख देना है। तो देखिए, यहाँ आंसर में लिखा गया है प्राथमिक सेल। इसी तरह से आपको सजा कर एकदम लिखना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ हम लाल का यूज किए हैं और हरा, लाल हरा का यूज आपको नहीं करना है एग्जाम में, केवल ब्लैक और बोलो यानी काला और नीला पेन का ही आपको प्रयोग करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ कह रहा है प्राथमिक और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल का परिभाषा क्या होता है, वे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। यानी वैसे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, एक बार होती है, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। इस सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, इस सेल को दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, यानी जो पुनः दोबारा अपने रूप में न आए। जैसे शुष्क सेल यानी सूखा सेल, मरकरी सेल, ये सब किसके उदाहरण है, प्राथमिक सेल के। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा इसी का उत्तर क्या है, द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, ठीक इसके ऑपोजिट यानी इसके उल्टा कर देंगे। क्या कह रहा है द्वितीय सेल, वे सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार किया जा सकता है। यानी इसके ऊपर वाला में क्या था, प्राथमिक सेल में क्या था, केवल एक बार होती है, लेकिन इसमें क्या है, बार बार किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। इस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत, इसमें से प्राथमिक सेल को आप याद कर लीजिए और इसके विपरीत इसमें लिख दीजिए, आपका द्वितीयक सेल हो जाएगा। यानी अनुत्क्रमणीय होती है, तो क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर आपका प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी समाकलित, इसको इस तरह से भी पूछ सकता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करें, वही प्रश्न है। तो इसमें परिभाषा भी लिखना है। तो क्या कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो यहाँ लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों का घात 1 हो। यानी अभिकारकों का घात 1 होगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिकारकों का घात 0 होगा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिकारकों का घात 2 होगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया परिभाषा। कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए यहाँ देखिए, मान लिया जाता है कि माना कि एक अभिक्रिया हो रही है आर से पी की ओर, यानी एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें मान लेते हैं कि शुरुआत में उसके अभिक्रिया का वेग ए है। तो जब कोई अभिक्रिया शुरू होती है तो प्रोडक्ट उसका क्या होता है, 0 होता है। अब टी समय के बाद जैसे जैसे अभिक्रिया, जैसे जैसे
समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया घटेगी और इधर प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। इधर इसकी मात्रा घटती जाती है और इसकी इधर मात्रा बढ़ती जाती है समय के साथ। अब देखिए तो शुरुआत में क्या, पहले तो क्या दिखाया गया कि एक अभिक्रिया हो रही है आर से पी की ओर, यानी ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, ये अभिकारक और ये उत्पाद है। तो शुरुआत में मान लेते हैं कि इसकी अभिक्रिया ए है, तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, अभी समय शुरू ही हुआ है तो इस समय पर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। फिर टी समय के बाद मान लिया गया कि यह अभिक्रिया अब इसमें कमी आएगा और इसमें धीरे धीरे वृद्धि होगा, ये पर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ टी समय के बाद क्या हो गया, इसमें ए माइनस एक्स हो गया और जैसे ई घट रहा है उसी हिसाब से यहाँ बढ़ रहा है, इसका प्रोडक्ट एक्स है। ये इतना तो हो गया। तो एक अभिक्रिया हम लेते हैं, अभिक्रिया का वेग सामान्य तौर पर मान लिया जाता है माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के आर के पावर एन। यही अभिक्रिया की कोटि है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कहेगा तो इसका मान हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया न कह रहा है तो यहाँ हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या रखेंगे, एन का मान एक रखेंगे। ये सामान्य तौर पर अभिक्रिया का वेग मान लिया जाता है क्या, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के आर के पावर एन। यदि आप पढ़े होंगे कहीं क्लास किए होंगे तो इसके बारे में आप अवश्य जानते होंगे। तो ये अभिकारक के माध्यम से लिखा गया है, इधर प्रोडक्ट, तो ये अभिकारक के माध्यम से इसको लिया गया है। तो किसी अभिक्रिया का वेग सामान्य तौर पर यही मान लिया जाता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है जो आर से पी हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के आर के पावर एन। अब यहाँ आपको क्या करना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो यहाँ एन का मान हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो अब इसको हम पलटते हैं, देखिए अब आप यहाँ देखेंगे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कह रहा है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एन बराबर क्या रखेंगे, एन बराबर हम एक रखेंगे, एन बराबर हम क्या रखेंगे, एन रखेंगे ना। तो अब देखिए तो माइनस डी आर बाई डी टी आया था, तो माइनस डी आर बाई डी टी जो आया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, के आर के पावर, तो यहाँ एन था तो एन के एक जगह एक रखेंगे तो कुछ वैल्यूशन होगा नहीं, तो यहीं लिख दिया है के इंटू आर। तो अब बताइए ये माइनस डी आर बाई डी टी और डी आर बाई डी टी यहाँ लिख दिया गया है के आर के पावर वन, तो यहाँ के आर केवल कर सकते हैं। अब इसको अब हम क्या किए हैं कि ये दोनों एक जैसा है, इसको एक इधर ला दिए हैं, ये के आर को यहाँ के को छोड़ दिए हैं, आर को इधर ला दिए हैं। तो ये देखिए डी आर अब बटा में आर और इसको वहाँ लेकर चले गए हैं, तो माइनस के डी टी, ये माइनस का गुणा कर दिए हैं दोनों तरफ, इधर का माइनस समाप्त हो गया, ये माइनस इधर आ गया, इस माइनस को उधर ले जाइए, दोनों तरफ माइनस ले गुणा कर दीजिए, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये माइनस हुआ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, तो ये डी आर, ये आर इधर आ गया तो डी आर बटा में आर अब बराबर माइनस के डी टी। इस माइनस को समझिए इधर आया है या दोनों तरफ माइनस ले गुणा कर दिया गया है, तो ये माइनस इधर का खत्म हो गया, इधर माइनस आ गया, जैसे समझना है समझिए। तो ये डी आर बटा में आर हो गया। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे। तो समाकलन यहाँ भी किया जा सकता है। इसे करने से पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जब समय बराबर जीरो हो यानी टी बराबर जीरो हो तो मान लेते हैं कि अभिक्रिया क्या होगा, तो आर बराबर हो जाएगा आर नॉट के, यानी टी बराबर जीरो हो तो अभिक्रिया आर क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। यहीं जब समय टी बराबर टी हो यानी जीरो से बढ़ के टी हो जाए तो ये हमारा आर से क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, यानी जीरो पर ये आर आर नॉट में बदल जाएगा और टी पर ये आर आर टी में बदल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ लिखना था दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर, यहाँ लिखा जा सकता है दोनों तरफ समाकलन करने पर। यहीं पर हम लोग लिख देते, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग यहाँ देखेंगे समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ समाकलन करने पर यहाँ हम लिख देते हैं दोनों तरफ दिखाई दे रहा है ना, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो दोनों तरफ समाकलन जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये समाकलन इधर इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस के, ये आपका क्या हो जाएगा जानते हैं ना, ये के ये आपका स्थिरांक में आता है तो इसको इस तरह से कर देते हैं, तो माइनस के को बाहरी कर देते हैं और ये डी टी हो गया, ठीक हो गया ना, माइनस के डी टी। अब इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। अब यहाँ
एक स्टेप और यहाँ हम बढ़ाते, जब इसका हम समाकलन करेंगे, अब यहीं पर ये हमारा इतना आ गया, अब यहीं से हम यहाँ कर देते हैं, ये t बराबर इतना हो, इसके माध्यम से t बराबर t हो, तो अभिक्रिया R से R0। अब इसको हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लेकर चलेंगे, तो हम यहाँ लेकर आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया, उसी का आंसर हम लोग दे रहे हैं। मान लेते हैं कि एक समीकरण की अभिक्रिया इस प्रकार है, जहाँ n अभिक्रिया की कोटि है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, n बराबर 1 होता है, तो ये ना माइनस dr/dt बराबर के r के पावर 1। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दिखाना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी को आप हल करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ हल करेंगे तो माइनस dr/dt बराबर के आर, क्योंकि पावर 1 है तो के आर होगा। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये माइनस डी आर है, इस आर को इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये डी आर बटा में आर बराबर माइनस के डी टी हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या किए हैं, इस दोनों तरफ समाकलन कर दिए हैं, दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या देख रहे हैं कि डी आर बटा में आर बराबर माइनस के डी टी, वहीं थोड़ा सा था, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ क्या कर दिया गया, मान लिया गया है कि t बराबर 0 हो तो r r0 हो जाएगा, और t बराबर t हो तो r से बढ़ के क्या हो जाएगा, rt हो जाएगा। अब यहाँ क्या किए हैं, हम यहीं बैठा दिए हैं, समाकलन जब किए हैं तो r बराबर 0 पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ r बराबर 0 पर t बराबर 0 पर r कितना हुआ है, r0 हुआ है, और t बराबर t पर r क्या हुआ है, rt हुआ है। तो यहाँ हम क्या किए हैं, अब यहाँ लिमिट बैठाएंगे, यहाँ 0 से t, तो 0 से t तो यानी r0 से rt, तो r0 से rt यानी लोअर लिमिट में क्या होता है r0 और अपर लिमिट में क्या होता है rt, ये जस का तो ये बैठ गया। अब यहाँ dr बटा में r बराबर ये माइनस के, यहाँ समय कहाँ से, यहाँ ये रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट r0 से क्या हुआ है, rt हुआ है, और समय हमारा क्या हुआ है 0 से t, यानी समय में वृद्धि कहाँ से 0 से t, तो यहाँ लिखा गया है 0 से t, और यहाँ r0 से rt, देख रहे हैं ना, r0 से rt रिएक्टेंट यानी r0 से rt हो रहा है, और समय क्या हो रहा है 0 से t हो रहा है। तो ये हमारा हो गया इतना। अब इसी का हम हल कर देते हैं, तो क्या होता है जानते हैं ना, dr बटा में r का क्या होता है इंटीग्रेशन, यानी समाकलन क्या होता है, तो log r होता है। तो यहाँ log नहीं, यहाँ ln लिखा गया है। कहाँ है ln लिखा गया है, ln इस लिखा गया है कि एक देखिए, एक होता है log का बेस 10 होता है, और एक log का बेस e होता है। तो log का बेस e को हम लोग शॉर्टकट में ln कहते हैं, और log 10 को सामान्य तौर से हम लोग log बोलते हैं। तो यहाँ log का बेस e है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम क्या लिखे हैं, ln लिखे हैं। तो इसका समाकलन क्या होगा, log x, r है ना यहाँ, तो log r, तो log को हम क्या यहाँ लिए हैं, ln लिए हैं, तो यहाँ ln r हो गया। अब यहाँ लोअर लिमिट r0 है, अपर लिमिट यानी निम्न सीमा r0 है, और उच्च सीमा rt है, बराबर यहाँ माइनस के, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, dx का x होता है तो t होता है, और यहाँ लिमिट बैठा दीजिए 0 से t। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो जानते हैं ना क्या होता है, पहले हम लिखते हैं ये ln, और पहले लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln rt माइनस ln r0, बराबर यहाँ देखिए के, ये अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया। अब देखिए यहाँ तो ये ln rt माइनस ln r0 बराबर क्या हो गया, माइनस t में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, t होगा, माइनस के टी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ln rt माइनस ln r0 बराबर माइनस के टी। अब यहाँ मान बैठा दीजिए, ये ln rt को रखिए इधर, बराबर कर दीजिए, माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया समाकलित वेग समीकरण। अब यहाँ से थोड़ा डाउट, अब देखिए उधर हम लोग चलते हैं, इसमें क्या हम लोग देखे थे, इसमें देख रहे हैं in लिखा गया है, ये in नहीं है, ये ln है, ये लास्ट में आ गया आपका कि नहीं आ गया, वही चीज आया है ना, देखिए यहाँ आया है कि नहीं है, ln rt बराबर माइनस के टी
प्लस ln r नॉट। अब यहाँ क्या किया गया है, ध्यान दीजिए, वही चीज हुई है, यहाँ लिखा गया है ये ln RT माइनस ln r नॉट बराबर माइनस KT। अब हम क्या किए हैं, यहाँ KT को इधर लेकर आइए, KT को इधर लेकर आइए, या माइनस कॉमन ले लिया गया, माइनस कॉमन लीजिएगा तो देखिए ln r नॉट बटा में क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, यहाँ KT हो गया। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ इसको ln है, ये आपका ln है, ये जहाँ in दिखाई दे रहा है इसको आपको क्या समझना है, ln समझना है, ठीक है ना। अब आप लोग इतना भी कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं ना ln RT बराबर माइनस KT प्लस ln r नॉट। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस पोजीशन में हम यहाँ क्या दिखाए हैं, KT का मान आप तो निकाल लिए। अब यहाँ आप समझते हैं कि ln को जब हम लॉग में लाते हैं तो क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, 2.303 लॉग, तो ये 2.303 लॉग ये r नॉट बटा में RT। इधर हम क्या माने थे, r नॉट पर a RT पर क्या माना गया था, a माइनस एक्स, ये माने थे ना। यहाँ देखिए यहाँ पर माने थे ना, ये इसी चीज को यहाँ मान को बदला जा रहा है, ये शुरुआत में a और ये t समय के बाद क्या हो गया है, a माइनस एक्स। तो इसी चीज हुआ को यहाँ क्या कर दिया गया है, इसी चीज को यहाँ मान को रख दिया गया है, यानी ये आपका हो गया r नॉट a और RT का ऊँची है a माइनस एक्स। तो ये r नॉट शुरुआती वाला है तो ये a था, और फिर यहाँ से क्या हो गया, a माइनस एक्स हो गया। तो इसी चीज हुआ को यहाँ मान रख दिया गया है, k बराबर 2.303 बटा में लॉग आई a बटा में a माइनस एक्स, यानी r नॉट जो है a के लिए है और RT जो है a माइनस एक्स के लिए है। तो ये आपका आंसर होता है। और इतना से भी अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इतना से भी हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका है, 23 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखें। निम्नलिखित का क्या लिखें, संरचना सूत्र लिखें। तो संरचना सूत्र लिखिए, तो संरचना सूत्र लिखे हम इसकी भाषमिकता बताना है, संरचना सूत्र लिखना और इसकी भाषमिकता बताना है। तो पहला क्या है, H3PO3। तो H3PO3 का देखिए यहाँ संरचना बनाया गया है। आप लोग जानते हैं कि फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 5 होता है। तो इधर एक रखा है, यहाँ एक रखा गया है, यहाँ एक रखा गया है 3, और एक 4 और एक 5, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है बाह्यतम कक्ष में। तो 2 2 4 इसका छिपा हुआ है, ये 4 छिपा हुआ है, और 4 2 6 और 2 इससे ले लिया, इसका अष्टक पूरा हो गया। इधर से ये सिंगल सिंगल देता है, ठीक है, तो इसका भी पूरा हो गया, 4 6 8 10। अब यहाँ देखिए भाषमिकता दिखाना है, तो भाषमिकता को देख रहे हैं, को भस्म है, OH और एक OH, दो है ना, तो यहाँ भाषमिकता 2 है। एगो का देगा तो एगो से लेगा नहीं, ठीक है ना। फास्फोरस ये 2 4 6 और 8, देखिए तो इसका ये हो गया। तो इसका भाषमिकता क्या बताना था, इसकी भाषमिकता हमें 2 बताना था। दूसरा प्रश्न आपका देखिए H3PO3 है, H3PO3 है, तो हमें इसका संरचना बनाना है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसकी जब संरचना हम बनाएंगे, देखिए यहाँ बना दिया गया है H3PO3, H3PO3 का संरचना बन गया। इसमें भाषमिकता देखना है, यानी OH देखना है। जैसे इसमें कितना जगह पर था, यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें कौ जगह पर है, देखिए एक यहाँ पर है, एक और एक यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर 3, तो इसमें भाषमिकता कितना है, 3 है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्या है, तीसरा है H3PO2 है। तो इसका संरचना देखिए यहाँ बनाया गया है, आप लोग बना लेंगे। इसमें भाषमिकता देखिए कौगो है, भाषमिकता का मतलब OH, देखिए एक सिंगल है ना, है ये तो आपका डबल बॉन्ड केवल O है। तो ये इसमें भाषमिकता कितना है, इसमें भाषमिकता 1 है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके क्या प्रभाव है। लैंथेनाइड संकुचन बताना है। तो लैंथेनाइड संकुचन का परिभाषा यहाँ लिखा गया है, लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में क्या होती है, कमी होती है। इसी को हम लोग लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। कहने का मतलब
कि लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, एफ ब्लॉक में है ना लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, तो लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। इसे ही हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। कारण क्या है, देखिए इसके क्या प्रभाव हैं। तो कारण में ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। कारण क्या है, तो लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बाह्यतम कक्ष में, वो बाह्यतम कक्ष में नहीं जाता है बल्कि N-2F में जाता है। N-2F उपकोष में प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, माने नाभिक के नजदीक रहता है, जिससे परमाणु आयन क्या हो जाता है, संकुचित होता है, यानी कम होने लगता है, घटने लगता है। और कह रहा है इसकी क्या प्रभाव है, तो लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव, क्या प्रभाव है देखिए। तो लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन, एकर प्रभाव के चलते इसके गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है, देखिए लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में क्या होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। दूसरा बिंदु देखिए, इसलिए इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना क्या होता है, अत्यंत कठिन होता है। इन्हें शुद्ध अवस्था में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अत्यंत क्या होता है, कठिन होता है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है कि अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव, अन्य तत्वों के गुणों पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। क्या, लैंथेनाइड संकुचन का लैंथेनाइडों से पूर्व आने वाले तथा इसके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए टाइटेनियम और जिरकोनियम Zr के गुणों में भिन्नता होती है, जबकि Zr और HF के गुणों में काफ़ी क्या पाई जाती है, समानता रखते हैं। इस आधार पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। अगला प्रश्न आपका क्या है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, इसको आपको बताना है। तो डीएनए और आरएनए आप लोग पढ़े होंगे बहुत बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह मुख्यतः केंद्र के क्रोमोसोम में पाया जाता है, यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रिका में पाया जाता है। इसका दूसरा बिंदु क्या है, इसका आकार द्विकुंडलित होता है और इसका आकार एक कुंडलित होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा होता है, इसमें राइबोसोम शर्करा होता है, ठीक है। इसमें थायमीन वेस पाया जाता है, इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल वेस पाया जाता है। इधर देखिए यह केवल एक प्रकार का होता है, डीएनए एक प्रकार का होता है, लेकिन आरएनए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, mRNA, tRNA, RNA। इस तरह से यह सदैव अनुवांशिक सूचनाएं देता है। डीएनए सिर्फ हमें क्या देता है, अनुवांशिक सूचनाएं देता है, और यह कभी कभी अनुवांशिक सूचनाएं देता है, मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण करता है। इधर क्या है, इसका आणविक भार बहुत अधिक होता है और इसका आणविक भार डीएनए की तुलना में बहुत कम होता है। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, यानी ऑफिशियल मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन दिया था उसको हम लोगों ने देखा। अब मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, ठीक है, धन्यवाद।